भारत का हजारों वर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसमें कई राजा हो गए। इन राजाओं में से कौन सबसे श्रेष्ठ है, यह प्रश्न स्पष्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत के टॉप 20 राजाओं को उनके क्षेत्र और उनके कार्यों पर विचार करते हुए प्रस्तुत किया है। इस मामले पर आपके विचार हमें कमेंट में बताएं। महेंद्र वर्मन प्रथम चंपा राज्य के राजा थे। वे पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने शैव धर्म अपनाया। महेंद्र वर्मन प्रथम श्री विष्णु के पुत्र और उत्तराधिकारी। पल्लवों का इतिहास 6ठी शताब्दी से ज्यादा स्पष्ट होता है। पुलकेशी द्वितीय ने पल्लव राज महेंद्र वर्मन प्रथम के साथ कई लड़ाई लड़ी, जिसमें पुलकेशी द्वितीय विजयी रहे। पुलकेशी द्वितीय द्वारा पराजित होने के बाद भी महेंद्र वर्मन प्रथम कांची में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में सफल हुए थे। कसाकुड़ी के युद्ध में महेंद्र वर्मन को भी पुलकेशी ने हराया था। अपने समय में पल्लव साम्राज्य न केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक दृष्टिकोण से भी शीर्ष पे था। पल्लव वंश के इतिहास में इस राजा का विशेष महत्व है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने अपने मुख्य दुश्मन को पुलुल्लुर में हराया था। महेंद्र वर्मन शुरू में एक जैन थे, लेकिन बाद में अय्यर नामक शैव संत के प्रभाव में शैव धर्म अपना लिया। नरसिंह वर्मन अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद पल्लव राजा बने। उन्हें एक महान पहलवान के रूप में भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन को उनके पिता के समकक्ष माना जाता है। उन्हें चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय को हराने और चालुक्यों की राजधानी वतापी को खंडित करने के लिए जाना जाता है। महाबलीपुरम शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। प्रसिद्ध पंचरथ मंदिर उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जो अब एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि एक पहाड़ के रिज पे बना मंदिर है। उनके शासनकाल दौरान ईस्वीसन 640 में चीनी यात्री युआन सांग ने कांचीपुरम का दौरा किया था। नरसिंह वर्मन शिव के भक्त थे। अप्पर, सिरुथोंदर और तिरुगना संबंदर जैसे महान संत उनके शासनकाल दौरान हुए थे। तमिल साहित्य, ग्रीक व्यापारियों और भूगोल के लेखों में ईस्वी पूर्व 300 में प्राचीन चौला वंश का उल्लेख है। ईस्वीसन 850 के आसपास दक्षिण भारत में पंड्या और पल्लवों के बीच हुए युद्धों के दौरान विजयालय ने स्थिति का लाभ उठाया और अस्पष्टता से बाहर आया और तंजावर पर कब्जा कर लिया। लंबे समय से इतिहासकार विजयालय चौला के वंश का पता नहीं लगा पाए हैं, जिन्हें मध्ययुगीन चौला वंश का स्थापक माना जाता है। हालांकि हाल के दिनों में इतिहासकारों ने चौला वंश का पता लगाया है। विजयालय चौला ने मुंथेर वंश के अंतिम शासक इलांगो मुथैयर से तंजावुर को जीत लिया। ईस्वी 852 में विजयालय चौला ने पंड्या के साथ युद्ध किया था और उसको हराया था। मुतार्रर ने राजा शैतान पालिनी की मदद से तंजावुर में चौला साम्राज्य की स्थापना की। तब चौला इतने शक्तिशाली हो गए थे कि बाद में पल्लवों का तंजावुर क्षेत्र से सफाया हो गया। जयसिंह सिद्धराज गुजरात के सोलंकी राजा कर्ण के पुत्र, जो ईस्वीसन 1094 में पैदा हुए। वह अपने पिता की मृत्यु समय नाबालिग था, इसलिए उनकी मां मीनल देवी ने एक अभिभावक के रूप में शासन किया। सत्ता संभालने के बाद सिद्धराज जयसिंह ने पड़ोसी राज्यों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया। एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने जूनागढ़ के राखेंगार को हराया। सिद्धराज जयसिंह ने नाडोल के आसाराज को हराया। उन्होंने साकम्बरी पर भी विजय प्राप्त की, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने अपनी बेटी की शादी अर्णोराज से की और अर्णोराज को अपने सामंत के रूप में शासन करने की अनुमति दी। बाद में लंबी लड़ाई के बाद नरवर्मन को पकड़ लिया गया। उनका बेटा यशोवर्मन लड़ता रहा। अंत में सिद्धराज जयसिंह जीत गया। सिद्धराज जयसिंह ने भीनमाल के सोमेश्वर को अपना राज्य वापस पाने में मदद की और संभवतः पूर्वी पंजाब पर आक्रमण किया। सिद्धराज जयसिंह ने सोलंकी साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, जो उनके वंश के किसी अन्य शासक के समय में संभव नहीं था। उनकी सत्ता का विस्तार उत्तर में जोधपुर, जयपुर और पश्चिम में भिलसा तक था। उनके राज्यों में काठियावाड़ और कच्छ भी शामिल थे। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के एक राजा थे, जिन्होंने उत्तरी भारत में शासन किया था। हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन का जन्म थानेसर में हुआ था।
ये वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र के आसपास एक छोटा शहर है जो दिल्ली के उत्तर में है। जब हर्ष का शासन अपने चरम पर था तो अधिकांश उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत उसके राज्य में शामिल था। उसका राज्य पूर्व में कामरूप और दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। कन्नौज उनकी राजधानी थी जो अब उत्तर प्रदेश में है। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपना राज्य विस्तार करने की कोशिश की तो वो नर्मदा की लड़ाई में चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय से हार गया। वो पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में शासन करने वाले अंतिम बौद्ध सम्राट थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत अराजकता की स्थिति में था। ऐसे में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता दी। चीनी यात्री युआन सांग ने अपनी पुस्तक में उनके शासन के बारे में लिखा है। कनिष्क कुषाण साम्राज्य के राजा थे। दूसरी शताब्दी में उनका शासन बैक्ट्रिया से उत्तर भारत तक था। वे अपने सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। उनकी राजधानी पुरुषपुरा, जो पाकिस्तान पेशावर में है, वहां थी, जबकि उनकी क्षेत्रीय राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान, बेग्राम अफगानिस्तान और मथुरा भारत में थी। कनिष्क साम्राज्य दक्षिणी उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से उत्तर भारत तक, उत्तर पश्चिम में अमुदरिया और दक्षिण पूर्व में मथुरा तक विस्तृत था। उनके क्षेत्र में कश्मीर भी शामिल था। कुषाण साम्राज्य ने थोड़े समय के लिए चीन में कासगर, खोत और यारकन तक विस्तार किया था। तरिम जल क्षेत्र चीन में स्थित है और वर्तमान में वो आधुनिक जीजियांग है। उस तरिम जल क्षेत्र में कई कनिष्क सिक्के पाए गए हैं। दक्षिण एशिया और रोम के बीच समुद्री मार्ग और भूमि का नियंत्रण कनिष्क का मुख्य राजनीतिक लक्ष्यों में से एक था। राजा पोरस को सिकंदर के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है और इसलिए इन्हें भारत के महान राजाओं में से एक माना जाता है। वे अलेक्जेंडर के खिलाफ नहीं जीते, लेकिन मैसेडोनियन राजा उनकी बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें राज्य का क्षत्रप बना दिया और उसे हाइफासिस यानी कि बियास तक की भूमि पर प्रभुत्व दिया। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। राजा भोज ने कई लड़ाइयां लड़ी और एक प्रतिष्ठा स्थापित की। उनके राज्य में मालवा क्षेत्र भी शामिल था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपना राज्य पूर्व में विदिशा से पश्चिम में साबरमती तक बढ़ाया। हालांकि उनका अधिकांश जीवन युद्ध के मैदान में बीता, लेकिन उन्होंने अपने राज्य की प्रगति में कोई बाधा नहीं आने दी। राजा भोज स्वयं एक महान विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म, खगोल विज्ञान, कला, शब्दावली, भवन निर्माण, कविता, चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी है। एक कहावत उनके उन्मूलन के लिए लोकप्रिय हुई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। चंद्रगुप्त के मगध का राजा बनने से कई साल पहले हयर्क वंश का बिंबिसार, भाटिया का पुत्र, मगध का राजा था। उन्हें श्री गौतम बुद्ध के मित्र और रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। राजगीर नामक स्थान का उल्लेख बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसे बिंबिसार ने बनवाया था। राजगीर बिंबिसार की पहली राजधानी भी थी। बिंबिसार ने विवाह और विजय के माध्यम से मगध का विस्तार किया। उनकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। उनकी दूसरी रानी चेलना थी, जो वैशाली के राजा चेतक की बेटी थी। अपने शासनकाल दौरान उन्होंने ब्रह्मदत्त को हराया और अंग राज्य पर विजय प्राप्त की। तुलुवा वंश के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल दौरान दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। उनके शासनकाल को उनकी निर्णय लेने की शक्ति, युद्ध की रणनीति और सैन्य सफलता का श्रेय दिया जाता है। उनका पहला काम दक्षिणी मैदानों सुल्तानों द्वारा वार्षिक लूट को रोकना था। इसलिए उन्होंने 1508 में लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। स्थानीय सामंत को हराने के बाद उन्होंने अपना ध्यान कलिंग गणराज्य की ओर लगाया। हालांकि दक्षिण के सुल्तान कृष्णदेवराय के लिए खतरा बन गए। कृष्णदेवराय ने उनके साथ 1520 में निर्णायक लड़ाई लड़ी।
उन्होंने 70,000 पैदल सेना, 33,000 घुड़सवार सेना और 550 हाथियों की एक सेना रायचूर से बीजापुर के राजा से लड़ने के लिए भेजा। सामने बीजापुर के राजा आदिल शाह ने अपनी घुड़सवार सेना और 1,50,000 की पैदल सेना को भेजा। युद्ध की शुरुआत में कृष्णदेव राय ने अपने 16,000 सैनिकों को खो दिया, लेकिन अंत में उन्होंने हार के जबड़े से जीत को छीन लिया। हालांकि बीजापुर के सुल्तान की इस हार ने क्षेत्र के अन्य सुल्तानों को एक साथ ला दिया और उनके संयुक्त हमले में विजयनगर साम्राज्य बच नहीं सका और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में अमर शौर्य दिखाने और साथ साथ कठोर प्रतिज्ञा रखने के लिए अमर हो गया है। उनका जन्म पाली राजस्थान में महाराणा उदय सिंह और रानी जीवंताबाई के यहाँ हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप ने 20,000 राजपूतों के साथ मुगल प्रमुख राजा मानसी द्वारा 80,000 की सेना का सामना किया। इस बीच शक्ति सिंह ने दुश्मनों से घिरे महाराणा प्रताप को बचाया। इस युद्ध में उनके प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई। युद्ध केवल एक दिन चला, लेकिन इसमें 17,000 सैनिक मारे गए। 1579 से 1585 तक पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल शासित क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। परिणाम स्वरूप मेवाड़ पर मुगल का दबाव कम हो गया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए महाराणा ने 15 ईस्वी में मेवाड़ को मुक्त करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। महाराणा की सेना ने मुगल चौकी पर हमला शुरू कर दिया और महाराणा ने उदयपुर सहित 36 महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 12 वर्षों के संघर्ष के बाद भी अकबर इसे बदल नहीं सका। इस तरह महाराणा लंबे संघर्ष के बाद ईस्वी 1585 में मेवाड़ को आजाद कराने में सफल रहे और मेवाड़ पर यह ग्रहण समाप्त हो गया। अजातशत्रु महाराजा बिंबिसार के पुत्र थे, जो उत्तर पूर्व में भारत में मगध राज्य के प्राचीन शासकों में से एक थे। ईसा पूर्व 543 में बिंबिसार हयक वंश का अध्यक्ष बना। सत्ता के लिए उनकी इच्छा के कारण और परिवारों की गलतफहमी के कारण राजकुमार ने अपने पिता को राज्य संभालने के लिए कैद कर लिया। अजातशत्रु ने मगध क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने 36 पड़ोसी राज्यों को हराया और नेपाल के वज्जी क्षेत्र के लिच्छवी गणराज्य के साथ 15 वर्षों तक संघर्ष किया। इन लड़ाइयों के दौरान उन्होंने 2 नए हथियारों का आविष्कार किया, एक गुलेल और झूलती गदा के साथ रथ, जिसकी तुलना एक आधुनिक टैंक से की जाती है। उन्होंने पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब और उत्तर में नेपाल तक। पृथ्वीराज चौहान को अपनी 2 राजधानियों दिल्ली और अजमेर के साथ कम उम्र में एक विशाल राज्य की जिम्मेदारी आ गई थी। पृथ्वीराज चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट थे। वो अपने साहसिक और कौशल के कारण लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में हुआ था। कन्नौज के राजा जयचंद्र पृथ्वीराज के समकालीन थे। राजा जयचंद्र जो पृथ्वीराज के ममेरा भाई थे। पृथ्वीराज ने जयचंद्र की दत्तक बेटी संयुक्ता का अपहरण कर लिया और उससे शादी कर ली। उस समय मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण किया और उसने एक के बाद एक युद्ध जीते। जब वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गया तो पृथ्वीराज ने घोरी से लड़ने के लिए एक सेना तैयार की और तराई नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने जीत हासिल की, लेकिन दूसरे वर्ष में घोरी वापस मैदान में आ गया और इस बार जीत घोरी की हुई। पृथ्वीराज को मोहम्मद घोरी द्वारा बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान की इस हार ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। छत्रपति शिवाजी पुणे पश्चिम भारत में पैदा हुए एक सेनापति के पुत्र थे। उन्होंने मराठों का एक समूह बनाया और पश्चिम घाट की पहाड़ी पर घूमते रहते थे। उन्होंने मराठा क्षेत्र के कई गांव को लूट लिया और एक बहादुर योद्धा के रूप में ख्याति प्राप्त की। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने जनरल अफजल खान और 10,000 सैनिकों की सेना शिवाजी और उनकी सेना के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भेजा। उन्होंने शिवाजी महाराज के आत्मसमर्पण के लिए एक बैठक रखी थी।
लेकिन इस बैठक में शिवाजी को विश्वासघात की बू आ रही थी और उन्होंने अफजल खान को उस हथियार से मार दिया जिसे उन्होंने अपने कवच के नीचे छिपा दिया था। बाद में शिवाजी की सेना ने बीजापुर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया जिसमें 3000 लोग मारे गए, लेकिन शिवाजी जीत गए। इस जीत ने मराठा साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया, लेकिन वे सीधे मुगल साम्राज्य के संघर्ष में आ गए। मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष 2 दशक तक जारी रहा, लेकिन 1670 तक मराठों ने मुगलों से हार चुके इलाके को वापस पा लिया। शिवाजी महाराज ने 1674 में मुगलों से स्वतंत्रता के उत्सव के रूप में खुद को मराठा राजा के रूप में स्थापित किया। छठी शताब्दी में चालुक्य वंश ने दक्षिण और मध्य भारत पर शासन किया। पुलकेशी द्वितीय यानी इरिया किशोरावस्था में राजा बन गया। उनके चाचा मंगलेशा ने पुलकेशी युवा होने तक राज्य पर शासन किया, लेकिन जब पुलकेशी युवा बने तो उनके चाचा ने उन्हें राज्य सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिए पुलकेशी ने अपने चाचा के खिलाफ एक सेना खड़ी की, इलपट्टू सिम्बिज की लड़ाई में हरा दिया और पुलकेशी द्वितीय राजा बन गया। जैसे ही उन्होंने राज्य प्राप्त किया, उन्होंने दक्षिण भारत में भीमा नदी पर राजा गोविंदा और अपिका को हराया और साम्राज्य के भीतर विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए निकल पड़ा। फिर उन्होंने पश्चिम में 3 राजाओं को हराया। मुंबई के बंदरगाह में एलिफेंटा द्वीप के पास एक नौसैनिक युद्ध जीता। अधिक युद्ध अभियानों में 616 में उन्होंने पश्चिम भारत और पूर्वी दक्षिणी गुजरात क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने विजय श्रृंखला के माध्यम से दक्षिण में स्थिरता लाई, लेकिन अपने समकक्ष महेंद्र वर्मन के पल्लव वंश के खिलाफ लड़ाई में वह महेंद्र वर्मन के बेटे से हार गया। पल्लवों ने उनकी राजधानी वतापी की घेराबंदी की और पुलकेशी को मार डाला। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। उन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पंजाब को एक शक्तिशाली प्रांत के रूप में एकजुट किया और अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के करीब भी नहीं आने दिया। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरानवाला, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। उन दिनों पंजाब पर सिखों और अफगानों का शासन था। कम उम्र में चेचक के कारण महाराजा रणजीत सिंह की आंख की रोशनी चली गई। जब वो सिर्फ 12 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 12 अप्रैल 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि स्वीकार की। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और पेशावर सहित पख्तून क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह पहली बार था जब पख्तूनों पर एक गैर मुस्लिम राजा ने शासन किया था। बाद में उन्होंने पेशावर, जम्मू और कश्मीर और आनंदपुर पर कब्जा कर लिया। पंजाब उनके शासन में एक बहुत शक्तिशाली प्रांत था। एक समय था जब केवल पंजाब प्रांत ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं था। इतिहासकार जेटी व्हीलर के अनुसार यदि उनका जन्म पिछली पीढ़ी में हुआ होता तो उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया होता। चोला वंश की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलों के बीच हुई। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में वे सत्ता पर। जब राजा सत्ता में आए तो उन्होंने भारत के पंड्या और चेरा राज्यों के साथ साथ श्रीलंका के सिंहल की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ा। सम्राट राजा 993 में आक्रामक बने और पंड्या और चेरा के साथ युद्ध वर्षों के बाद जीत लिया। उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करने और उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। वे प्राचीन सिंहली राजधानी अनुराधापुरा को नष्ट करने में सफल रहे, लेकिन पूरे श्रीलंका पर प्रभुत्व स्थापित करने में सफल नहीं हुए। फिर राजा ने 999 में गंगापदी पर विजय प्राप्त की और चालुक्य साम्राज्य को उत्तर पश्चिम के साथ साथ दक्षिण में वेंगी राज्य तक विस्तारित किया। इस प्रकार चोला साम्राज्य तुंगभद्रा नदी से लेकर पूरे दक्षिण भारत और श्रीलंका के अधिकांश हिस्से तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। परिणाम भारत का एकीकरण हुआ। उस समय मगध में नंद का राज्य था, जिसके राजा धनानंद थे। उनके पास अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए लगभग 2 लाख पैदल सेना और 80,000 घुड़सवार और साथ ही हजारों रथ और हाथी थे। चंद्रगुप्त ने अपने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में धनानंद से नाराज लोगों का एक समूह खड़ा किया। उस समूह को चंद्रगुप्त ने विद्रोह के लिए उकसाया। नंद को मगध से उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त राजा बन गया। बाद में उन्होंने
सिकंदर द्वारा न्यूक सेना को हराया और ग्रीस सेल्यूकस से फारसी क्षेत्र प्राप्त किए और साथ ही देश को एकजुट करने और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण की ओर मार्च किया। समुद्रगुप्त एक महान सैन्य रणनीतिकार थे। 335 से 380 तक गुप्त सम्राट थे। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त ने अपने छोटे भाई समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना। युवा समुद्रगुप्त ने राष्ट्र को एकजुट करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किए। उस समय भारत स्वतंत्र राजाओं के बीच टुकड़ों में विभाजित था। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त को इन सभी को हराना था, सभी विरोधियों को रास्ते से हटाना था। उनकी मृत्यु तक उन्होंने 20 पड़ोसी राजाओं को पराजित किया और उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल किए। भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान को कर देने के लिए बाध्य किया। समुद्रगुप्त ने एक महान साम्राज्य को पीछे छोड़ा जो लगभग 500 वर्ष तक चला। वे कला के संरक्षक थे और उनके शासनकाल के दौरान संगीत, विज्ञान, साहित्य और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया था। उस समय को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार उन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में भी संदर्भित करते हैं। हालांकि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारे। अभी तक आपने 19 से लेकर द्वितीय राजा तक जाना और अब बात करेंगे प्रथम राजा की। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक भारत के महान सम्राट थे जो मौर्य वंश के थे और जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैलाया था। सम्राट अशोक को वफादार मंत्रियों ने सिंहासन हासिल करने में मदद की। अशोक को एक क्रूर और आक्रामक राजा माना जाता है और उन्हें विभिन्न दंड और यातना कक्षों के कारण भीषण अशोक के उपनाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक ने ईस्वीसन पूर्व 261 में पूर्वी तट के पास एक सामंती गणराज्य कलिंग, जो अब उड़ीसा में आता है, उसके खिलाफ एक भयंकर लड़ाई लड़ी। उसी खूनी लड़ाई में लगभग 1.5 लाख कलिंग योद्धा और 1 लाख मौर्य योद्धाओं का खून बहा था, जिसके कारण दया नदी का पानी लाल हो गया था। उस बाद कलिंग का विनाश हुआ और हजारों लोगों ने देश को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक ने युद्ध के बारे में अपना मन बदल दिया और बौद्ध धर्म अंगीकार किया और उन्होंने कभी भी इंसानों को नहीं मारने की कसम खाई। उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए और हजारों शिलालेख उकेरे, जिसमें से एक शिलालेख गिरनार पर उत्कीर्ण है। तो दोस्तों, ये थे भारत के शीर्ष 20 राजा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आप अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं।